नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। कांग्रेस का इतिहास सत्ता का इतिहास नहीं है, बल्कि सत्ता के साथ किए गए सौदों, डर, असुरक्षा और भीतर पलते उन नेताओं का इतिहास है जिनका राजनीतिक अस्तित्व पार्टी की मजबूती से नहीं, उसकी कमजोरी से चलता रहा। यह वही पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में जनता को नेतृत्व दिया, लेकिन आजादी के बाद उसी नेतृत्व से डरने लगी। यही डर धीरे धीरे नीति बना, संस्कृति बनी और फिर परंपरा। People. And that I will do right to all manner of people After the laws and usages of India, after the laws and usages of India, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. I, Jawaharlal Nehru, I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will not directly or indirectly that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration any matter which will be brought under my consideration or shall become known to me as minister, or shall become known to me as minister, except as may be required except as may be required for the due discharge of my duties as minister. for the due discharge of the duties of my duties as minister. नेहरू के दौर में कांग्रेस एक विशाल छतरी थी। हर विचार, हर गुट, हर महत्वाकांक्षा उस छतरी के नीचे सुरक्षित, क्योंकि नेहरू स्वयं उस छतरी से बड़े थे। उनकी वैचारिक ऊंचाई, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और ऐतिहासिक भूमिका ने भीतर पल रहे स्वार्थों को हमेशा दबाए रखा और सीमित रखा। लेकिन नेहरू के जीवन काल में ही कांग्रेस के भीतर यह प्रवृत्ति जन्म लेने लगी थी कि सत्ता का केंद्र व्यक्ति ना होकर संरचना हो, ताकि व्यक्ति बदलता रहे और संरचना यथावत रहे। यही सोच आगे चलकर कांग्रेस का सबसे बड़ा श्राप बनी। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री का चयन किसी दूरदर्शी योजना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक अस्थायी समाधान था। कांग्रेस के भीतर बैठे ताकतवर नेताओं को लगा कि शास्त्री एक ऐसे नेता होंगे जिन्हें आसानी से घेरा जा सकेगा। लेकिन शास्त्री ने अपने छोटे से कार्यकाल में यह दिखा दिया कि नेतृत्व का कद समय से नहीं, निर्णय से तय होता है। ताशकंद के बाद अचानक हुआ उनका निधन आज भी कांग्रेस की अंतरात्मा पर एक अनकहा प्रश्न छोड़ गया है। इंदिरा गांधी का उदय कांग्रेस के भीतर पहली बड़ी बगावत और पहली बड़ी चीरफाड़ का परिणाम थी। I, Indira Gandhi, Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties that I will faithfully and conscientiously discharge my as the duties Prime Minister for the Union, as the Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. सिंडिकेट ने उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री समझकर आगे बढ़ाया, लेकिन सत्ता मिलते ही इंदिरा ने यह साफ कर दिया कि वे मुखौटा नहीं है। यहीं से कांग्रेस के भीतर असली युद्ध शुरू हुआ। पार्टी दो हिस्सों में बंटी। संगठन बनाम नेतृत्व की लड़ाई खुलकर सामने आई। इंदिरा ने सत्ता के बल पर पार्टी को अपने हिसाब से मोड़ा, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में यह संदेश भी बैठ गया कि ताकतवर नेतृत्व तभी स्वीकार्य है जब वह डर पैदा करे। आपातकाल ने कांग्रेस की आत्मा को अस्थायी रूप से बदल दिया। यह वह मोड़ था जहां पार्टी ने जनता के बजाय सत्ता को प्राथमिकता देना सीखा। आपातकाल खत्म हुआ, इंदिरा लौटी, लेकिन कांग्रेस के भीतर बैठे नेताओं ने यह सबक लिया कि जनता भूल जाती, संगठन नहीं। यहीं से कांग्रेस के भीतर अस्थायी रूप से यह सोच बैठ गई कि सत्ता में बने रहने के लिए नैतिकता बोझ है और नेतृत्व को सीमित रखना जरूरी है। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी का उदय भी उसी पुराने पैटर्न पर हुआ। I, Rajiv Gandhi, Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold that I will uphold the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right for the Union, and that I will do right to all manner of people to all manner of people in accordance with the Constitution in accordance with the Constitution and the law, and the law, without fear or favor, affection or ill will. without fear or favor, affection or ill will. Do solemnly affirm I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me or shall become known to me as a Prime Minister for the Union, as Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. as Prime Minister. Prime Minister signs the oath of office. The same book in which his mother. युवा आधुनिक, साफ छवि लेकिन अनुभवहीन। पार्टी ने उन्हें चेहरा बनाया, पर सत्ता का पूरा नियंत्रण कभी उनके हाथ में नहीं आने दिया। बोफोर्स से लेकर संगठनात्मक फैसलों तक हर मोड़ पर यह साफ दिखा कि कांग्रेस के भीतर एक अदृश्य सत्ता काम कर रही है, जो नेता को आगे रखती है लेकिन निर्णय अपने पास रखती है। यही अदृश्य सत्ता राजीव के पतन की भी गवाह बनी। राजीव के बाद कांग्रेस पूरी तरह दिशाहीन हो गई। नरसिम्हा राव का दौर आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है, लेकिन संगठनात्मक रूप से यही वह समय था जब कांग्रेस ने विचारधारा को अस्थायी रूप से ताक पर रखा। गठबंधन, समझौते, क्षेत्रीय छत्रप सब कुछ स्वीकार्य हो गया। बस एक चीज अस्वीकार्य रही, स्पष्ट नेतृत्व। सोनिया गांधी का राजनीति में आना कांग्रेस के लिए भावनात्मक सहारा था, लेकिन संगठनात्मक समाधान कभी नहीं रहा। उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा, सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन भीतर की बीमारी का इलाज नहीं किया। उल्टा गठबंधन राजनीति को अस्थायी समाधान मानकर कांग्रेस ने खुद को छोटे छोटे हितों में बांट दिया। यहीं से कांग्रेस के भीतर वह वर्ग मजबूत हुआ जो पार्टी को जीतने के बजाय मैनेज करने में यकीन करता था। राहुल गांधी इसी विरासत के साथ राजनीति में आए। राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। We are fighting a civilizational war. India should become the master of the electric motor, battery, optics, and master of AI applied on top of that production system. The voter list in Maharashtra has gone wrong. जो कमजोर है, जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी रक्षा करना मेरे लिए पॉलिटिक्स। We are not ready to accept the truth of what is going on in our country. Our lens should be listening to the wishes and the will of the people. 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है, केक काटकर। BJP and the RSS have a different philosophy. Bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. हमने कहा था कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। This is nonsense.
नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा, मैं आपसे पीछे रहूंगा। क्या मेरे बच्चे रहते हैं सर? नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पूरा शो है, दम नहीं है। इफ ही हैज द करेज ऑफ इंदिरा गांधी, यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। आप कितने भी बड़े हो, कानून आपको नहीं छोड़े। इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। I am the opposition leader and I am saying if they do not give it, they are colluding with the BJP. पूरे हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। चोर! बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। As a patriotic Indian, it is my duty to put the truth in front of the people of India. The Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. मतलब ये गाली है। Who is this lady? हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट है। There are almost close to 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution. I also breathe the same air and it's terrible. Vote chori is an anti-national act. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. सत्य सबसे जरूरी है, मोहन भगवत कहता है, सत्ता जरूरी है। Our nation, it's a fabric made up of... शुरुआती वर्षों में उन्हें जानबूझकर अपरिपक्व, अनिर्णायक और असहज दिखाया गया। पार्टी के भीतर बैठे कई नेताओं के लिए यह स्थिति सुविधाजनक थी। राहुल चेहरा थे, फैसले कोई और करता था। लेकिन यह संतुलन तब टूटा जब राहुल ने खुद को बदलना शुरू किया। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह कांग्रेस के भीतर बैठे उन जीवित भस्मासुरों के लिए चेतावनी थी जिनका अस्तित्व पार्टी की कमजोरी पर टिका है। राहुल का बदला हुआ स्वर, खुला वैचारिक टकराव और सत्ता का दावा, यह सब कांग्रेस के भीतर असहजता पैदा करने के लिए काफी था। दक्षिण भारत में उठती असंतोष की आवाजें इसी असहजता का परिणाम है। यह असंतोष न तो अचानक है और न ही स्वाभाविक। यह उस डर का सार्वजनिक रूप है कि अगर पार्टी ने सचमुच नेतृत्व कर लिया तो दशकों से चल रही दुकानें बंद हो जाएंगी। प्रियंका गांधी का नाम इसी संदर्भ में उछाला जाना महज संयोग नहीं है, यह कांग्रेस की पुरानी चाल है। नेतृत्व को 2 हिस्सों में बांटो, संतुलन के नाम पर भ्रम पैदा करो और असली सत्ता को पर्दे के पीछे सुरक्षित रखो। यह वही चाल है जिसने कांग्रेस को बार बार निर्णायक क्षणों में कमजोर किया। आज कांग्रेस जिन नेताओं को ढो रही है, उनमें से कई का राजनीतिक अस्तित्व पार्टी की मजबूती से नहीं, उसकी लाचारी से जुड़ा है। ये वही नेता है जो जिंदा रहने के लिए कांग्रेस को तार तार करते रहे। इनके लिए पार्टी साधन है, उद्देश्य नहीं। ये बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि बदलाव में जवाबदेही होती है। कांग्रेस की असली त्रासदी यह नहीं कि वह चुनाव हारती है, उसकी त्रासदी यह है कि वह हर हार के बाद भी भीतर से सीखने को तैयार नहीं होती। हर बार चेहरा बदल दिया जाता है लेकिन संरचना वही रहती है। हर बार नई रणनीति की बात होती है लेकिन पुराने खिलाड़ी ही मोहरे चलाते हैं। आज अगर कांग्रेस सचमुच खुद को बचाना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने भीतर पल रहे उन जीवित राजनीतिक अवशेषों से सामना करना होगा जिनका अस्तित्व पार्टी को कमजोर रखने में है। वरना इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा और इस बार कांग्रेस को बाहर से नहीं, भीतर से मिटाएगा। यह किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने कांग्रेस को एक जीवित संगठन से एक मैनेज ढांचे में बदल दिया। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस सच को स्वीकार करने का साहस रखती है या फिर वह एक बार फिर इम्तिहान के इतिहास के कटघरे में खड़ी होकर कहेगी कि उसे सब समझ में आ गया लेकिन बदलने का वक्त अभी नहीं आया। यकीनन इस व्यवस्था ने हमेशा कोडेड बगावत का रास्ता अख्तियार किया और कांग्रेस को डराकर मैनेज्ड कांग्रेस बनाने का हमेशा प्रयास किया। राहुल गांधी जब नेता बनने लगे, सियासत को एक चेहरा समझ में आने लगा, शुरू हुआ फिर वही पुरानी वाली कांग्रेस का
कोडेड बगावत का बबूती गुल। और इस बार दक्षिण से भारत को साधने की मंशा के साथ, क्योंकि राहुल गांधी की सियासी रीढ़ की हड्डी है दक्षिण की कांग्रेस। और अगर आपको लगता है कि विश्लेषण कांग्रेसियों के लिए गलत है, सही नहीं है, तो भी अपनी राय रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।